नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी पीआरटी एवं 6 to 8 मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम बीपीएससी तैयारी 1 में पीआरटी का सेट ई से जो है मैथ के प्रश्न लेंगे, जो कि 16 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे। और यह प्रश्न जो है आपके 10th एनसीईआरटी लेवल के थे। और ये जो प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके 6 to 8 मैथ्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ में जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। आते हैं, और ये आपका सेट ई था। सेट ए आपका ऑलरेडी करा दिया गया है, और जिन्होंने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा मैथ का, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि यदि 3/4 के पावर -6 इंटू 4/3 के पावर -8 इक्वल्स टू 3/4 के पावर n, तो यहाँ पे आपको n का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि फ्रैक्शन है, ठीक है, x/y है के पावर मान लीजिए n है, ठीक है, n है। तो अगर हम इसको उल्टा करते हैं यानी y/x करते हैं, तो यहाँ पे जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, -n हो जाएगा। तो उसी फार्मूले से जो हम यहाँ पे अगर 4/3 का पावर -8 है, अगर इसको हम उल्टा करें 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। -8 था तो +8 हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता। ये समझ में आया। अब इस प्रश्न को जो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे और हमारा बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। आइए इसका हल देख लेते हैं। हमने 4/3 को 3/4 के फॉर्म में कर लिया, क्योंकि ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो ये भी सेम हो गया। तो इस प्रकार जो है, और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन में आपका रूल होता है कि जैसे आपका ए के पावर x इंटू ए के पावर y है, तो ये बराबर ए के पावर x प्लस वाई होता है, और ए के पावर x अपान ए के पावर y है, तो ये ए के पावर x माइनस वाई होता है। तो ये दो रूल होते हैं, आपको पता भी होंगे। तो ये हम क्या करेंगे, -6 और -8 को जोड़ लेंगे, ठीक है। ये +8 है यहाँ पे, तो -6 और +8 को जोड़ लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 2, 3 के पावर 3/4 के पावर 2, और इधर 3/4 के पावर n। और हम इधर जो है हमारा बेस सेम है, तो हमारा जो पावर है वो भी सेम हो जाएंगी, तो आपका n बराबर 2 मान आ जाएगा। आसान प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। और इस प्रश्न का आपका आंसर है n बराबर 2, ठीक है। और यहाँ पे विकल्प में दिया नहीं गया, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 के पावर -1 प्लस 8 के पावर -1 डिवाइड बाई 1/3/2 के पावर -2 का सरलीकृत रूप है। तो ये भी आसान प्रश्न है, आइए देखते हैं इसको। अब हमने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ डिवाइड का साइन है, ठीक है, नीचे 1/x के पावर -1 है, तो ऊपर जाके x के पावर +1 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार 3/2 के पावर -2 है, तो ऊपर जाके ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऊपर चला गया, ठीक है। और फिर हमने इसको जो है यहाँ पे डिवाइड से जब मल्टीप्लाई का साइन करते हैं तो चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ठीक है। तो 3/2 था, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। और यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो फिर हमारा जो है आंसर आ गया 1/6। ईजी प्रश्न है, और आप इसको आराम से देख लीजिएगा, हल आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/6। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है A/B एंड B/C C/D दिया गया है, तो ABCD का मान निकालना है। तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न को समझते हैं बेसिक से। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, A/B दिया गया इतना, और ये समझिए कि जो रेशियो होता है वो डिवाइड का होता है। जो रेशियो का सिंबल होता है उसको हम डिवाइड के सिंबल के बराबर मानेंगे, ठीक है। जो रेशियो होता है उसको डिवाइड मानेंगे, तो यहाँ डिवाइड का सिंबल लगाया। फिर डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये 3/8 था, तो 8/3 हो जाएगा, सॉल्व होके 4/3, यानी A/B का मान आ गया 4/3, 4/3। ऐसे B/C निकाल लेंगे हम, ठीक है। और ये 3/5 आ जाएगा, एंड फिर C/D निकाल लेंगे, ये हमारा 10/9 आ जाएगा। समझ में आ गया इतना। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे ABCD लिख लेते हैं, ठीक है। D तक है, A से लेकर D तक है, तो ABCD लिख लेते हैं। AB हमने 4/3 निकाला है, फिर B/C हमने 3/5 निकाला है, और C/D 10/9 निकाला है। अब हम क्या करते हैं, एक रूल है, ध्यान रखिएगा कि जो बाकी एक खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या भरते हैं, तो इसके पास की संख्या, खाली स्थान के पास की संख्या 3 है, तो दोनों में 3 भर देंगे। खाली स्थान के पास की संख्या 5 है, तो 5 भर देंगे। इधर खाली स्थान के पास की संख्या 10 है, तो 10 भर देंगे। क्लियर है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 × 12, 10 से 120, 90 ये, ठीक है। और सॉल्व होके 8, 6, 10, 9। क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो 8, 6, 10, 9 आपका आंसर हो जाएगा। और इस जो है इसको आराम से देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। और यहाँ पे बस रेशियो को आपको जो है डिवाइड मानना है,
क्योंकि कभी भी रेशियो जो होता है वो डिवाइड के फॉर्म में ही होता है। प्रश्न है, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से हैं क्रमशः। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 3400 और 2200। ठीक है, और 3400 2200 आंसर है। आइए इसका हल देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब समय का रेशियो दिया गया 11-17। ठीक है, 11-17 दिया गया है, तो पारिश्रमिक आपका उल्टा हो जाता है, 17-11 हो जाएगा। और पारिश्रमिक आपका 5600 रुपया दिया गया है दोनों को, और 17-11 जोड़ लेंगे तो 28 हो जाएगा, एक का मान 200 आ जाएगा। अब पारिश्रमिक कैसे निकालेंगे, 17-11। ठीक है, 17 है एक का और 11 है दूसरे का। ठीक है, तो 17 में 200 मल्टीप्लाई करेंगे 3400 आएगा पहले का, और 11 में 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा दूसरे का। तो आपका आंसर आ जाएगा 3400 और 200 2200। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। फिर से समझ लीजिए प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया था सुरेश और शशि। ठीक है, यहाँ पे सुरेश और शशि हैं, 11 और 17 दिन में काम करते हैं। पारिश्रमिक उल्टा हो जाता है, 17 और 11 दिन हो जाएगा। ठीक है, और ये जोड़ के 28 हो जाएगा, 5600 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पारिश्रमिक उनको 5600 मिला है। ठीक है, और फिर हम एक का मान 200 निकाल लिए, तो 17 और 11 का निकालेंगे अलग अलग, 3400 2200 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? तो इस प्रश्न का जो जवाब है वह है आपका 160। आइए समझते हैं इस प्रश्न को। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ए का मान, ए बराबर जो 25% है बी का। ठीक है, यहाँ से हमने ए बटा बी निकाल लिया, तो 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब हो गया 1:4। ठीक है, फिर ऐसे ही सिंपली हमने ए जो है 40% है सी का, तो ए बाई सी हमने निकाल लिया, तो 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बाई सी बराबर हो गया 2/5, तो ये आपका 2:5 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए रेशियो बी, हम इसको जो है 2 बराबर करने के लिए सी को, ठीक है, यहाँ पे ए को बराबर करने के लिए हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ए और ए यहाँ बराबर हो जाएगा, तो हमें आसानी हो जाएगी ए बी सी निकालने में। तो हमने ए और बी को 1 4 है तो 2 8 भी लिख सकते हैं ना, 4 16 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड बराबर से। तो ये आपका 1 4 को हम 2 8 में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब ए रेशियो बी 2 8 है और ए रेशियो सी 2 5 है, तो हमने जो ए कॉमन हो गया, तो आपका 2 और बाकी जो बचा 8 5 आपका बी सी हो जाएगा। अब देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ सी वेट बी का वेट का कितना है, तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। तो यहाँ पे हम 2 8 5 दिया गया रेशियो में, तो हम यहाँ पे बी के वजन के बराबर, तो बी का वजन 8 है तो 8 के बराबर कर देंगे। ठीक है, और सी के वजन का, तो सी के वजन का जो है तो परसेंट पूछा गया है। ठीक है, कितना परसेंट, तो परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, यानी कितना परसेंट, तो परसेंट हम मान लिया x%, तो x% ऑफ 5 यानी x% ऑफ बी। यहाँ फिर से समझ लीजिए, x% ऑफ सी। ठीक है, हाँ, x% ऑफ सी बराबर जो है बी के वेट के, तो बी का वेट है 8 और x% का मतलब हो गया जो है x/100। ठीक है, और सी का मान है 5, तो यहाँ से x का मान हमने जो है सॉल्व करके निकाल लिया, तो आपका आ गया 160। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। तो अनुप्रस्थ वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार का मतलब सिंपल आप सिलेंडर समझिए। ठीक है, बेलन जिसको बोलते हैं हिंदी में। और तार की लंबाई यहाँ पे 36 सेंटीमीटर दी गई है, त्रिज्या पूछा है। बेलन की त्रिज्या निकालनी है और तांबे की त्रिज्या जो है क्या नाम है 3 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, व्यास से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जब भी पिघलाया जाता है, कभी भी मेटल को पिघलाया जाएगा तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है, आयतन बराबर रहता है, तो हम दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न का सलूशन देखते हैं। तो तांबे का गोला है, कॉपर का स्पेयर है, तार है, सिलेंडर है, और यहाँ पे रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर है और हाइट यहाँ 36 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बराबर होगा, पिघलाया गया है। अब यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और यहाँ पे 4/3 वैल्यू हमने रख लिया, और यहाँ पे हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, यहाँ कैपिटल आर कर देते हैं, रेडियस निकालना है, और हाइट हमें जो है 36 सेंटीमीटर दिया है। जो लंबाई है तार की वही इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, आर बराबर +-1, और कभी भी रेडियस माइनस में तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम +1 वाली वैल्यू ले लेंगे। क्लियर है, माइनस वाली इग्नोर कर देंगे। फिर 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। वृत्तों की त्रिज्याएं हैं क्रमशः। तो इस प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे, और ऑप्शंस के प्रश्न कैसे किए जाते हैं अभी हम यहाँ आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे देखिए वृत्त के क्षेत्रफलों का योग कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 का होगा योग कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, और यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और ये 116 के बराबर दिया गया है। ठीक है,
वृत्तों का जो क्षेत्रफल है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब ऑप्शन पे आते हैं। अगर मान लीजिए 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है दिए गए हैं, ठीक है, जो त्रिज्याएँ हैं 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे जब इसका योग निकालेंगे तो योग हमारा 116 के बराबर आना चाहिए। अगर हमारा 116 के बराबर आ गया तो हमारा ये आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो अब यहाँ पे हमने पाई, ठीक है, 16 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो ये कभी भी 116 के बराबर नहीं आएगा, सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। 356 कुछ आएगा। फिर 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो अभी 10 सेंटीमीटर पाई 10 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये पाई 16, ठीक है, 116, तो 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि यह मान 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। यानी वृत्तों का जो योग है क्षेत्रफल का 116 आ रहा है, तो यानी 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रहे होंगे, तो बाई ऑप्शन हमने बी आंसर बना लिया। ऐसे सी आप चेक कर लीजिएगा तो उसमें भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। फिर है एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर घंटा कम है, प्रति घंटा कम है, तो दोनों ट्रेनों की गति है क्रमशः। इस प्रश्न को भी हम विकल्प से देखेंगे, आइए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूरी कितनी दी गई, 600 किलोमीटर, ट्रेनों की गति का अंतर दिया गया 10 किलोमीटर और, ठीक है। तो आप आंसर में देखिए पहला चीज़ कि दोनों में डिफरेंस 10 है क्या, तो 50 40 10, 30 20 10, 40 30 10, तो सभी में 10 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बाई ऑप्शन देखते हैं, हम ए को लेते हैं, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और अगर हम इसको जो है फार्मूले में रखेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे जब दूरी से और जो है यहाँ पे स्पीड को, ठीक है, तो समय का अंतर हमारा 3 घंटे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 घंटे कम समय लेती है, तो अगर डिफरेंस हमारा 3 घंटे आ गया तो हमारा आंसर यानी सही है, जो बाई ऑप्शन हम चल रहे हैं वो सही है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जो है समय निकालने के लिए हमने क्या किया, टी बराबर तो डिस्टेंस अपान स्पीड हो गया, और ये 600 किलोमीटर बटे 50 हो गया, ठीक है। और ये सॉल्व होके आया 12, इधर 600 अपान 40 आ गया, आया 15। अब 12-15 का डिफरेंस कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 घंटे का, तो 3 घंटे का अंतर, यानी हमारा ऑप्शन सही है, यही स्पीड रही होगी दोनों ट्रेनों की। फिर 30 और इस पे देख लेते हैं 20 पे, तो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें 10 घंटे का अंतर दिखेगा, तो इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ट्रेनों में जो अंतर है वो 3 घंटे का है। फिर 40 और 30 लेंगे तो यहाँ पे हमें 5 घंटे का अंतर मिलेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो बाई ऑप्शन ये प्रश्न ज़्यादा आसान था, यही हमारे समझाने का मतलब था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है समीकरणों को संतुष्ट करने वाले x का मान है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बस इसको आपको करने का तरीका आना चाहिए, वरना आप उलझ भी सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, पहले हमने क्या किया, 3 इक्वेशंस हमारे पास, ठीक है। हमने पहले दूसरे को सॉल्व कर लिया, कैसे किया, माइनस करके 1/x, देखिए यहाँ पे सेम है, 1/y सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से 1/y गायब हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y ये लिखा हमने, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाया, अभी आया -1/y माइनस 1/z। अब 8 इधर घटाया तो इधर भी घटाएंगे, तो 8 में से -12, ठीक है, 1/y सॉल्व हो गया, 1/x माइनस 1/z बराबर -4, 8 में से 12 गया -4। अब इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये -1/z है, यहाँ +1/z है, तो सिंपली हम प्लस कर लें इस बार, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया और ये हमारा सॉल्व होकर जो है x का मान 1/3 आ गया। आसान है प्रश्न ये, ठीक है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। फिर एक राशि में 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों तक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बढ़िया तरीका बताते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर 3972 है। आइए प्रश्न को समझते हैं। अब आप पहले चीज़ ये देखिए कि बोला एक राशि है, मान लेते 100 रुपये है, 5 वर्षों में, ठीक है, 5 ईयर्स में साधारण ब्याज से जो है 50% की वृद्धि होती है। अब आप बताइए 100 में 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना बढ़ेगा, 50 रुपये, ठीक है। तो यानी 100 बढ़ के हुआ 150, यानी 50 आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपये हो गया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो चक्रवृद्धि कह रहे हैं, ठीक है, और रेट टाइम आपका 5 साल हो गया, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका 100 रुपये है। क्लियर है। अभी हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे SI बराबर PTR/100, यहाँ पे SI का मान 50 है, ठीक है, 100 से 50 हुआ था, तो SI आपका 50 रुपये हो गया, और टाइम 5 साल है, तो यहाँ से रेट जो है दर हमें 10% मिल जाएगा। अब आते हैं CI निकालने पर, ठीक है, 12,000 अमाउंट पे हमें CI निकालना 3 साल के लिए, तो 10% है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 10% को हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100, और 10/100 का मतलब हो गया 1/10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहली बार 12,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 का, ठीक है। और जब 3 साल की बात है, ध्यान दीजिए, जब 3 साल की बात आएगी तो हम यहाँ 3 3 1 में लेते हैं, ठीक है।
अभी आप समझ जाएंगे क्या है ये 331। तो जब 3 साल का होता है तो हम पहले साल में 12,000 है यहाँ पे, तो 12,000 से 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 1200। अब 1200 में हम सिंपली क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 साल के लिए लेना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1200 में जब 3 जाएगा तो आपका 3600 हो जाएगा। फिर 1200 बचा है आपका, अब 1200 पे फिर से 1/10 लगाएंगे तो ये आपका 120 हो गया। फिर 120 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 360 हो गया। फिर उसके बाद 120 बचा, 120 पे 10% लगाएंगे तो आपका 12 आ गया। अब 12 को 1 ही से मल्टीप्लाई करना, तो रूल था 3-3-1, ठीक है, तो 3-3-1 और यहाँ पे फिर 12 आ गया और तीनों को हम जोड़ लेंगे, ये हमारा CI हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं, 12,000 आपका CI था। 3 साल के लिए जब निकालना होता है तो हम रेट 10% है तो हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 12,000 से 1/10 से मल्टीप्लाई किए, या ठीक है 10% लिए 12,000 का तो 1200 रुपये है, तो 1200 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर है 1200 का 1/10 लेंगे तो ये हमारा 120 आ गया, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर है जब 3 साल की बात आएगी तो आपको यही रूल फॉलो करना है। फिर 120 बचा, 120 को भी 10% लिए तो 12 बचा, और तीसरे साल में हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे ये नहीं बढ़ेगा, जो बढ़ना था पिछला बढ़ना था, आगे ये नहीं बढ़ेगा। तो आपका 12 हो जाएगा और ये जोड़ेंगे हम इसको तो 3972 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। बाकी इसके अलावा हम और SI और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न लेके आएंगे, एक बार PIQ आपका सॉल्व हो जाए, फिर और प्रश्न आपको वहाँ से क्लियरिटी हो जाएगी। प्रश्न है एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37 सही 1/2% छात्राएँ थी। छात्रों का प्रतिशत 75% था, छात्राओं का 62.5% था जो सफल हुआ था, और 342 छात्राएँ असफल हुई थी। असफल छात्रों की संख्या क्या थी? प्रश्न समझ लीजिए। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी थे 37.5%, जिसमें छात्राएं थी, ठीक है। छात्राओं का 75% और जो है छात्राओं का, छात्र यानी स्टूडेंट्स का 75% और छात्राओं का 62.5% सफल हुए थे। और इसका उल्टा जो फेल हो जाएंगे तो 342 छात्राएं सफल हुई थी। असफल छात्रों की संख्या बतानी है, ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ 380। आइए इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, छात्राएँ हैं, उनकी है जो 37.5% है, ठीक है। तो 37.5% है, इसका मतलब हुआ 75/2%। अब इसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं तो 75/200% था, तो नीचे 100 हो जाएगा और ये सॉल्व होकर 3/8। तो 3/8 का मतलब क्या हुआ कि 8 में से 3 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, ठीक है। तो 8 में से 3 लड़कियां हैं, बाकी 5 लड़के हैं। अब यहाँ देखिए 8 में से 3 लड़कियां हो गई, 5 लड़के हो गए। अब यहाँ पे बोला गया कि सफल कितने हुए हैं, तो 62.5% सफल हुए हैं, लेकिन आपको असफल की संख्या दी गई है ना, संख्या असफल की दी गई है लड़कियों की, तो हम असफल निकाल लेते हैं, यानी 37%। तो 37% अभी हमने मान निकाला था 3/8। तो 3/8 का, और भी 3 कितना का, तो 3 लड़कियां हैं, तो 3 लड़कियों का 3/8 कितना हो जाएगा, तो 9/8 हो जाएगा। और ये 9/8 का मान हमें कितना दिया गया, 342। यही फेल हुई हैं तो हम इसके बराबर कर देंगे, तो हमारा एक का मान आ जाएगा 304, ठीक है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आते हैं। अब देखते हैं सफल छात्र 75 हैं, असफल 25% हो जाएंगे, यानी 1/4, ठीक है। अब 1/4 किसका, तो 5 का, 5 लड़के हैं तो 5 का 1/4 और यानी 5/4 हो गया। और इसको हम 304, यानी 1 का मान 304 आया है, तो 304 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 380। तो ये 380 जो छात्र होंगे वो असफल हुए होंगे, तो आपका इस प्रकार आंसर आ जाएगा। फिर हम -2 और 1/2 के बीच में 2 संभव परिमेय संख्याएं हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक है, इसको आप ट्रिक से करते आराम से हो जाता। अब देखिए -2/3 और 1/2। अब आप बताइए 3/5 कितना होता, तो आप कहेंगे 0.6, और 0.6 1/2 कितना, 0.5। तो 0.5 से तो वैसे ही बड़ा ही है, तो बीच में तो हो नहीं सकता। 2/6 भी नहीं हो सकता, 2/6 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 2/6 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 हो सकता है, ठीक है, 1/3 हो सकता है। 2/6 को 1/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो 4/6, 4/6 को क्या लिख सकते हैं, 2/3, तो 0.66, तो ये तो बड़ा हो जाएगा 1/2 से। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आ गया -2/6, 2/6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ईजी प्रश्न था, आप बाई ऑप्शन देख सकते थे। फिर आगे बढ़ते हैं। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुना है, लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुना रह जाएगी। पिता की उम्र क्या है? अब इस प्रश्न को हम विकल्प से देखते हैं। कैसे देखते हैं, आइए। अब देखिए हमने मान लिया कि 25% है, हमारा आंसर 25% है। 20 पे भी मान के चेक कर लीजिए, नहीं आएगा, 30 पे भी नहीं आएगा, 25 पे ही आएगा, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई तभी करेगा। अब 25% का मान लीजिए पिता की उम्र है, तो 25% है, तो जो है बच्चे की उम्र 5 साल होगी, क्योंकि 5 साल मतलब 5 गुना बड़े हैं। 15 साल बाद क्या होगा,
फादर की उम्र जो है 15 साल बाद 25 में 15 जुड़ जाएगी 40, और बच्चे की 5 में 15 यानी 20, यानी 2 गुना हो गया। ठीक है, यानी 2 गुना हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर 25 वर्ष आ गया। इसी प्रकार आप जो है इसका आगे रख सकते हैं। मान लीजिए 20 है, फादर की 20 है, तो लड़के की कितनी हो जाएगी, बच्चे की 4 साल हो जाएगी, 15 साल बाद ये हो जाएंगे 35 की, और बच्चा कितने का हो जाएगा 19 का, तो 2 गुना नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसे ही जब हम 30 मानेंगे तो बच्चे फादर का 30 तो बच्चे का 6 हो जाएगा, 5 गुना। ठीक है, और 15 साल बाद 45 को हो जाएंगे, 15 साल बाद 21 को हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना तभी नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, उसका लाभ क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, आइए समझते हैं। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए। सीपी खरीदती है जो, ठीक है, जो खरीदती है वो सीपी हो जाएगा, जो बेचती है वो एसपी हो जाएगा। तो सीपी जो है आपका 2 नींबू 1 रुपये में खरीदती है। 1 नींबू कितने रुपये में खरीदी होगी, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 माने 0.5। फिर एसपी है 5 नींबू 3 रुपये में बेची है, यानी 1 नींबू कितने बेची होगी, तो 3/5 यानी 0.6। अब देखिए सीपी माइनस एसपी। ठीक है, लाभ क्या होता है, तो लाभ जो है एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी में से सीपी घटा देते हैं तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, अपान सीपी फार्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, एसपी अपान सीपी गुणे 100 फार्मूला लगा देंगे, और 0.6 माइनस 0.5 अपान 0.5, और सॉल्व होकर ये हमारा 20% आ जाएगा, 20% लाभ आ जाएगा। इजी प्रश्न था, आपको बस यहाँ कन्वर्ट कर लेना था, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते तो आपको दिक्कत नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2 अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका है 75। आइए देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए, हिंदी है 50.8, 64.2 अंग्रेजी है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा आता है 115%। अब बताइए कोई चीज़ कितनी परसेंट हो सकती है? आप कहेंगे सर 100%, यानी फ़र्क कितने का आ रहा है, यानी 15 का आ रहा है, यानी 15% दोनों लोग होंगे। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी के कितने लोग होंगे, दोनों लोग, 15%। समझ गए होंगे आप, जितना फ़र्क आ रहा होता है 100 से, वही आपका दोनों का हो जाएगा। अब 15% किसका, तो आप कहेंगे कुल का, तो कुल कितना 500 है, तो 500 का 15% हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है, यानी दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले जो आपके 75 हो जाएंगे। क्लियर है? आखिरी प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित का मान क्या है? ठीक है, आसान प्रश्न था ये भी। यहाँ पे हम पहले जो है ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा 1। आसान प्रश्न था और आराम से ये बिना सॉल्व किए भी इसको बताया जा सकता था। कभी भी पावर का केस होता है तो जनरली 1 आंसर आता है। ठीक है, लेकिन सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, एक्स के पावर ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, ए सी माइनस बी सी, सबको एक साथ लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई है तो जो है बेस सेम है, एक्स 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 तीनों जगह तो पावर जुड़ जाएंगी। हमने सिंपली प्लस कर दिया तो सब साफ़ हो गया। जब सब साफ़ हो गया तो मतलब 0 हो गया, यानी x के पावर 0, और किसी के भी पावर 0 का मान 1 होता है। याद कर लीजिए, किसी के पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक है, 5 के पावर 0 का मान 1 होगा, 10 के पावर 0 का मान 1 होगा, x के पावर 0 का मान 1 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी से प्रश्न सॉल्व हुआ है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको जो है भूगोल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके पीजीटी में हुए थे। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जो है हमें भी सपोर्ट कीजिए और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद।